So 2017 October November paper 2-1. Question number 1. Jasmine earns $12.50 for each hour she works. She works for 38 hours each week. She is given a pay increase of 6%. Calculate the total amount Jasmine earns each week after the pay increase. ये जो 6% का पे इंक्रीज है, ये हम पर आवर में भी एडजस्ट कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं कि पहले हम उसकी वीकली इनकम फाइंड कर लें और फिर एक ही दफ़ा उसको इंक्रीज कर दें। ठीक है, तो जैसे भी हम चाहें वो कर सकते हैं। तो अगर मैं इस तरह शुरू करूं कि प्रीवियस जो वीकली इनकम है वो पहले हम फाइंड कर लें, या ओरिजिनल जो वीकली इनकम है। तो वीकली इनकम हमें कैसे मिलेगी? हम उसकी पर आवर इनकम को मल्टीप्लाई कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ आवर से जो वो वर्किंग करती है। ठीक है, तो वो कितने हैं? 38 जी, $475। ये उसकी वीकली इनकम है। अच्छा, अब उसको 6% का इंक्रीज मिलेगा, तो इनकम आफ्टर इंक्रीज या इंक्रीमेंट वो कितनी हो जाएगी? $475 का 106%, तो ये बन जाएगी जी $503.5। ये उसकी इंक्रीज्ड इनकम है 6% इंक्रीमेंट के बाद। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं अब्दुल अर्न्स $525 each week. He moves to a new job where he earns $462 each week. Calculate the percentage reduction in his earnings in his new job. तो आपको ये बताना है कि 525 जो कि उसकी ओरिजिनल इनकम थी, उसका कितने परसेंट रिडक्शन करके वो $462 बन रही है। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं और हम 100 माइनस एक्स भी न्यूमरेटर में लिख सकते हैं। 100 माइनस एक्स लिखेंगे तो बाद में हमें सब्ट्रैक्शन नहीं करनी पड़ेगी, तो ऐसे लिख लेते हैं 100 माइनस एक्स यानी सम रिडक्शन डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू न्यू अर्निंग जो कि $462 है। हाँ, ये सबसे आसान है माशाल्लाह। कभी कभी देखें मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं चलता और ये कभी कभी भी मुझे ही लगता है, हो सकता है आपको लगता हो कि ये तो रोज की बात है। तो देखा फजल भाई कैसे हंस रहे हैं। तो रिडक्शन इज इक्वल टू 525 माइनस 462, $63 अर्निंग कम हो गई। अब परसेंटेज करने के लिए हम क्या करते हैं कि 63 को उसकी जो ओरिजिनल इनकम है 525 उससे डिवाइड कर लेते हैं और परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आंसर आ रहा है 12% डिक्रीज हो गई उसकी इनकम। परसेंट का साइन लगा हुआ है तो हम सिर्फ 12 यहाँ लिख देंगे। Part 3, Maria is given a pay increase of 3%. After the pay increase, she earns $2,472
$2 each month. Calculate her monthly pay before the pay increase. तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो उसकी ओरिजिनल पे थी वो x थी, तो अब इस लिहाज से उसको x में 3% का इंक्रीज मिला था, तो उसकी पे 2472 हो गई थी। यहाँ से हम उसकी ओरिजिनल पे निकाल सकते हैं, 247200 डिवाइडेड बाय 103 करके। तो आंसर आ रहा है यानी $2400 उसकी पे थी, जो 3% इंक्रीज होके $2472 हो गई थी। पार्ट बी में कह रहे हैं द एक्सचेंज रेट बिटवीन द डॉलर्स एंड द पाउंड्स इज $1 इज इक्वल टू 0.65 पाउंड्स। द एक्सचेंज रेट बिटवीन द यूरोज एंड द पाउंड इज €1 इज इक्वल टू 0.74 pounds. Then changes 520 euros into pounds. He spends 260 pounds and then changes the rest into dollars. Work out how many dollars he receives. सबसे पहले तो उसने 520 यूरोस को चेंज किया ना पाउंड्स में, तो हम इसको पहले चेंज कर लेते हैं ताकि ये पता चल जाए कि उसके पास ओरिजिनली कितने पाउंड्स आ रहे हैं। सिंपली हमें 520 से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करना होगा। सो 520 मल्टीप्लाइड बाय 0.74 पाउंड्स, तो टोटल पाउंड्स जो उसको मिले एक्सचेंज करके 384.8 पाउंड्स मिल गए उसको। अच्छा, अब इसमें से उसने 260 पाउंड्स खर्च कर दिए ना, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 384.8 माइनस 260, तो कितने पाउंड्स बच गए उसके पास? 124.8 पाउंड्स बच गए। ये जो रिमेनिंग पाउंड्स हैं इसको फिर उसने एक्सचेंज किया डॉलर्स में, तो $1 इज इक्वल टू 0.65 पाउंड्स। अच्छा, इसको हम 1 बना लेते हैं। 1 पाउंड इज डॉलर्स 1/0.65 डॉलर्स। और अब हम ये करते हैं कि दोनों साइड्स पे किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? 124.8 multiplied by 1/0.65 dollars is equal to 124.8 pounds. तो इस तरह डॉलर्स में ये अमाउंट बन रही है $192। ये एक्सचेंज करवा के उसके पास डॉलर्स की अमाउंट बच जाएगी। Question number 2, Sunil recorded the length in minutes of the 150 phone calls he made 1 month. His results are summarized in the table. तो 0 to 5, 5 to 10, ये 5 का इंटरवल से क्लासेस हैं। फिर उसके बाद 10 to 20 और 20 to 30, इसमें 10 का इंटरवल है, और फिर आखिरी वाला 20 का इंटरवल है। कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द मीन लेंथ ऑफ अ कॉल। मीन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पर क्योंकि क्लासेस बनी हुई है तो हम लिखेंगे समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अच्छा, अब हमें दो चीज़ें चाहिए, एक हमें x चाहिए और एक एफ एक्स चाहिए। तो अगर हम पहले सिर्फ x निकाल लें यहाँ पर, जो कि मिड वैल्यू होगी, तो मिड वैल्यू 0 से 5 की बनेगी 2.5, 7.5, 15, 25 और 40। समेशन एफ एक्स के लिए हमें क्या करना होगा? जो मिड वैल्यू आई है उसको उसकी रेलेवेंट फ्रीक्वेंसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 इंटू 30 प्लस 25 इंटू 28
और प्लस 40 इंटू 15। अच्छा, इसको अब हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से, जो कि 150 बन रहा है। अब इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर लिखेंगे। तो मीन टाइम आ रहा है कॉल्स का 14.35 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं ऑन द ग्रिड बिलो ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट दिस डेटा। क्योंकि यहाँ पे अब आपके पास इक्वल क्लास विड्थ नहीं है ना, तो आपको हिस्टोग्राम के लिए क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे आती है? जी, जी। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमें मिलती है जब हम फ्रीक्वेंसी को क्लास विड्थ से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, हम सबकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाल लेते हैं। तो 35 डिवाइडेड बाय 5 फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 7, 42 डिवाइडेड बाय 5 8.4, 30 डिवाइडेड बाय 10 3, 28 डिवाइडेड बाय 10 2.8, और 15 डिवाइडेड बाय 20 तो 3/4, जो कि 0.75 बन जाएगा। ये सब की फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज आ गई हैं। ठीक है, अब 0 to 5 पर हमें 7 को मार्क करना है। यहाँ पे ना हमें इस तरह करना चाहिए कि 2 4 6 8 और 10 कंसिडर कर लेना चाहिए। ठीक है, तो 0 to 5 में हमें 7 को मार्क करना है। ये आपका हो जाएगा 0 to 5 में 7 वाला रेक्टेंगल। अच्छा, इसके बाद हमें 5 to 10 में 8.4, तो 8.2 ये हो गया, 8.4 यहाँ हो जाएगा। तो ये हो गया 5 to 10। नेक्स्ट है 10 to 20 और उसमें 3 है, तो 3 पे रखकर 10 से 20 तक मार्क हो गया। फिर इसके बाद है 20 to 30 और ये है 2.8। 20 to 30 2.8। अच्छा, इसके बाद है 30 to 50 0.75। तो ये तकरीबन इन दोनों बॉक्सेस के मिड में एक लाइन बनेगी, जो कि 30 से 50 को शो करेगी। इस तरह ये हमारा हिस्टोग्राम जो है ना वो कंप्लीट हो गया। लास्ट पार्ट में कह रहे हैं फाइंड एन एस्टिमेट फॉर द परसेंटेज ऑफ सुनील्स कॉल्स दैट वर लॉन्गर देन 25 मिनट्स। 25 मिनट से ज़्यादा जो कॉल्स थी उसकी परसेंटेज आपको चाहिए। तो 30 से 50 वाली सारी कॉल्स 15 जो हैं वो लॉन्गर देन 25 है। मज़ीद 20 से 30 में भी चूँकि ये 25 का पॉइंट मिड में है, तो हम 18 को दो पार्ट्स 28 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो हम कहेंगे कि इनमें से 14 अप्रोक्सीमेटली 25 से कम होंगी और बाकी 14 मोर देन 25 मिनट्स की होंगी। तो इस तरह से हम 14 और 15 को ऐड करके ना उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे।
चलें आगे चलते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 14 + 15 डिवाइडेड बाय 150, यानी 19 नहीं, ये हो जाएगा 29। 29 डिवाइडेड बाय 150। तो इसका आंसर जो है ना वो 20% के आसपास आना चाहिए। हाँ, इसको हम 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, ताकि परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें। तो 19.2%, 33 आ रहा है, सही है। तो 19.3% ये परसेंटेज ऑफ कॉल्स है जो कि 25 मिनट से अबव है। क्वेश्चन नंबर 3। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से रिलेटेड है। तो द डायग्राम शोज द पोजीशंस ऑफ 3 टाउन्स A, B and C. B is due north of A and the bearing of C from A is 220 degrees. ठीक है, इंफॉर्मेशन हमें डायग्राम में क्लियर हो रही है। AB 25 है, AC 38 किलोमीटर्स है। फाइंड द बेयरिंग ऑफ A फ्रॉम C। अब हमें ये करना है कि C से A का बेयरिंग फाइंड करना है। ठीक है, उसके लिए हम C पे क्या बनाएंगे, नॉर्थ बनाएंगे। तो ये फॉर एग्जांपल C पे नॉर्थ है। अच्छा, अब बेयरिंग के लिए हम जाहिर है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे, और ये वाला एंगल जो है ये रिलेट हो सकता है। अगर हम डायरेक्टली रिलेट करना चाहें तो इसको यूं नीचे एक्सटेंड करके इससे भी रिलेट कर सकते हैं, इसका ऑल्टरनेट एंगल बन जाएगा। यानी किसका ऑल्टरनेट बनेगा, इस पोर्शन का ऑल्टरनेट बन जाएगा। या हम अंदर वाला एंगल फाइंड करते, जो ट्राइंगल के अंदर पोर्शन आ रहा है, उसका ये कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल बन जाता। ठीक है, कॉरिस्पॉन्डिंग नहीं बनेगा, उसका ये सप्लीमेंट्री एंगल बन जाता, दोनों का सम 180 आ जाता। खैर, अगर मैं ये वाला एंगल फाइंड करूं तो हम 220 में से 180 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास ये एंगल कितना हो जाएगा, 40। और इसका ऑल्टरनेट आपको वहां पे नजर आ रहा है, तो वो जो बेरिंग है वो B40 होना चाहिए। तो इस तरह हम यहाँ पे लिख देंगे कि बेरिंग ऑफ A फ्रॉम C इज 40 डिग्री। पार्ट बी में कह रहे हैं शो दैट, यानी प्रूव दैट BC इज इक्वल टू 59.4 किलोमीटर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हमें BC की लेंथ फाइंड करनी है, उसके लिए हम जाहिर है कोसाइन रूल यूज कर रहे होंगे, और कोसाइन के लिए फिर हमें इसका ऑपोजिट एंगल चाहिए होगा। ये एंगल हम फाइंड कर सकते हैं अगर हम क्या कर लें, 360 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 220 को, क्योंकि पूरा जो एंगल है ना वो 360 हो जाएगा। उसमें से ये आउटर एंगल जो ट्राइंगल के बाहर है ये 220 है, इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास आंसर 140 आ जाएगा। ये 140 ये वाला एंगल है। अच्छा, ये एंगल हमें मिल गया। अब हम यहाँ पर कोसाइन रूल यूज कर सकते हैं। ए के ऑपोजिट जो साइड होगी वो स्मॉल a कहलाएगी, C के ऑपोजिट स्मॉल c कहलाएगी, और B के ऑपोजिट स्मॉल b कहलाएगी। साइड फाइंड करने के लिए कोसाइन रूल की फॉर्म ये है कि A² इज इक्वल टू B² प्लस C² माइनस 2BC टाइम्स कॉस ऑफ एंगल A, जिसका मतलब होगा कि हम 38² प्लस 25² माइनस 2 टाइम्स 38 इंटू 25 और cos 140 का एंगल पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा। तो स्क्वायर रूट वगैरह लेके ना इसका आंसर बनेगा 59.367। इसको जब हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लाने की कोशिश करेंगे तो ये 37 होगा, और फाइनली 59.4 आ जाएगा। ये ए की लेंथ है आपके पास, और इसके नीचे आप लिख देंगे हेंस प्रूफ। इस तरह ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि कैलकुलेट द बेयरिंग ऑफ C फ्रॉम B। तो उसके लिए हम नॉर्थ बना रहे होंगे B पर।
तो ये बी पे बनने वाला नॉर्थ हो गया। यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम एंगल मेजर करेंगे, ये एंगल हमें चाहिए। अच्छा, अब जाहिर है कि इसमें 180 तो हम देख सकते हैं ना, तो जो असल एंगल हमें चाहिए होगा पहले कैलकुलेशन से वो ये वाला होगा, ताकि हम 180 में ऐड करके उसका बेयरिंग फाइंड कर लें। ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए हम कोसाइन रूल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी। अब हम चाहें तो हम साइन रूल भी यूज़ कर सकते हैं। साइन रूल ये कहता है कि जैसे अगर आपको साइन ऑफ बी लेना है तो आप इसके डिनोमिनेटर में उसके ऑपोजिट साइड स्मॉल बी लें, और उसके अलावा एक जो एंगल हमें पता है साइन ऑफ ए, और उसकी ऑपोजिट साइड जो अभी हमने फाइंड की है उसको हम इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो साइन ऑफ बी will be equal to b multiplied by sin capital A divided by small a। वैल्यूज पुट करते हैं, b का मतलब हो गया 38 साइन 140 डिग्री डिवाइडेड बाय a जो कि आया था 59.4। तो यहाँ से आपको साइन b की वैल्यू पहले पता चलेगी, तो 0.411 ये वैल्यू आ रही है। एंगल बी फाइंड करने के लिए हम इसका साइन इनवर्स करेंगे, तो कैलकुलेटर से आंसर आएगा 24.281। तो 28 को मैं 3 बना देता हूँ, ठीक है। और साइन में एक और चीज़ होती है कि आपके पास एक सेकंड एंगल आएगा जो कि 180 माइनस 24.3 होगा। तो ओरिजिनली यहाँ पर दो एंगल्स आपको आंसर में मिलेंगे, 24.3 और दूसरा होगा 165.7, ठीक है। अब यहाँ पे एक आंसर एक्सेप्टेबल है और एक आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है। कौन सा एक्सेप्टेबल नहीं है? 165 वाला। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ट्राइंगल के अंदर एक एंगल ऑलरेडी 140 का है। अब दूसरा एंगल हमें ऐसा रखना पड़ेगा कि सम ऑफ द एंगल्स 180 से एक्सीड ना करे। तो यहाँ पे जो आंसर हम लेंगे ना वो 24.3 डिग्रीज का होगा। दूसरा वाला आंसर यहाँ नहीं ले सकते वरना वो 180 से एक्सीड कर जाएगा। तो साइन बी का आंसर 0.411 आ गया था। साइन इनवर्स किया, एक एंगल 24.3 आ रहा है, दूसरा एंगल 180 से सब्ट्रैक्ट करके आएगा, और दो आंसर्स 24.3 155.7 है। इसमें से 24.3 हमारा एक्सेप्टेबल आंसर होगा। 155 इसलिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि एक एंगल ट्राइंगल में ऑलरेडी 140 का है। इसको अगर आंसर बनाएंगे तो सम 180 से एक्सीड कर जाएगा, जो कि ट्राइंगल के लिए पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब बेरिंग के लिए हम ये कर देंगे कि ये जो आंसर है 24.3 इसमें हम 180 ऐड कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 204.3। ये बेरिंग ऑफ सी है फ्रॉम बी। Question number 4. Adam has a bag containing 9 balls numbered from 1 to 9. Adam takes a ball at random from the bag and replaces it. Find the probability that the ball has an odd number. तो 1 से 9 में टोटल 5 ऑड नंबर्स हैं, तो 5 डिवाइडेड बाय 9 ये प्रोबेबिलिटी बन जाएगी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। पार्ट बी में कह रहे हैं एडम टेक्स अ बॉल फ्रॉम 9 balls in the bag, notes the number and replaces it. He then takes a second ball from the bag, notes the number and replaces it. Work out the probability that both numbers are odd. अगर उसने फर्स्ट बॉल लिया था, ठीक है, और वो ऑड था, तो उसके पास प्रोबेबिलिटी 5/9 होगी ऑड नंबर की। अब चूंकि उसने वापस रिप्लेस कर दिया है तो दोबारा से 9 बॉल्स इंटैक्ट हो गई, फिर दोबारा वो ऑड निकालेगा, तो आपके पास दो ड्रॉस के लिए 5/9 इंटू 5/9 जो कि इक्वल आ जाएगा 25/9।
81 की, ये इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी दैट वन नंबर इज ऑड एंड द अदर इज इवन। ठीक है, वन नंबर इज ऑड, इसका मतलब ये है कि कोई सा भी एक नंबर जो उसने लिया है वो ऑड होना चाहिए। तो अब दो तरीके हो सकते हैं ना, अगर उसने ड्रॉ किया फर्स्ट बॉल को और फिर उसके बाद उसने एक सेकंड बॉल ड्रॉ की, तो फर्स्ट वाली ऑड हो, सेकंड वाली इवन हो जाए। या फिर क्या हो सकता है कि जो उसने फर्स्ट बॉल ड्रॉ की थी वो इवन हो और दूसरी वाली क्या हो जाए, ऑड हो जाए। ठीक है, अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो ऑड बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी 5/9 है और दूसरी बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी 4/9 है। अच्छा, सेम यहाँ पर होगा 4/9 फर्स्ट और 5/9 सेकंड। अब दोनों एक साथ तो नहीं होंगी ना, दोनों वेज में या तो पहले तरीके से ड्रॉ होगा या फिर दूसरे तरीके से ड्रॉ होगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जब ये ऐड होंगे तो आप इनको 2 टाइम्स, चूंकि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको किसी भी ऑर्डर में लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपकी फाइनल जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो 40/81 बननी चाहिए। तो इसमें कह रहे हैं कि एडम नाउ टेक्स 2 बॉल्स फ्रॉम द 9 बॉल्स इन द बैग विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि जब वो सेकंड ड्रॉ करेगा तो टोटल बॉल्स कितनी होंगी, 8 हो जाएंगी। वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द टू नंबर्स आर आइदर बोथ ऑड और बोथ इवन। अच्छा, अगर दोनों ऑड हैं, ठीक है, तो ऑड एंड ऑड और बोथ इवन, या तो ये है। ऑड के लिए प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट ऑड के लिए 5/9 और दूसरे ऑड के लिए 4/8। फर्स्ट इवन के लिए 4/9 और सेकंड इवन के लिए 3/8, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जी, आपके पास 9 है, आपने एक बॉल निकाल ली, कितनी बची, फिर दूसरी निकाल ली, अब कितनी बची, वो 7। तो उस वक्त हम देखेंगे ना जब हम कोई थर्ड बॉल निकालने जा रहे होंगे। हमने ये देखना है कि जब हम ड्रॉ कर रहे हैं ना उस वक्त टोटल कितनी अवेलेबल है, उसमें से जो हमें जिस टाइप की बॉल निकालनी है उसके कितने चांसेस हैं या कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, अगर हम 7 लिखेंगे तो इसका मतलब है फिर हम थर्ड ड्रॉ की बात कर रहे हैं। 2 निकल चुकी हैं, 7 बाकी हैं, अब हम थर्ड बॉल पिक करने जा रहे हैं। निकालने के बाद जो बचेगा वो डिनोमिनेटर में नहीं लिखना, निकालते हुए कितनी अवेलेबल है वो लिखना है। तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 20/72 प्लस 12/72, और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 32/72। इसे अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो 8 आपके पास 18 आ जाएगा, जो कि 2/9 बन जाएगा। ये 2/9 मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर है इस पार्ट के लिए। तो 8/9 18 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 4/9 आंसर आ जाएगा, और यही 4/9 फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं सॉल्व, यानी हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम ये करते हैं कि y के लिहाज से इसको सॉल्व करते हैं। y से y+5 आके मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2y+3 आकर मल्टीप्लाई होगा, तो y² + 5y, 4y+6, तो y² + 5y - 4y+6 = 0। y² + y+6 सॉरी, ये -6 होगा। तो अब यहाँ पे फिर हम मिडिल टर्म ब्रेक कर लेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक होगी इस तरह से कि y², 3 2 ज़ा 6 होता है, तो 3 पॉजिटिव रख लेंगे,
2 को नेगेटिव रख लेंगे और यहाँ से हम y को कॉमन करेंगे तो y प्लस 3, -2 को कॉमन करेंगे तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि दो फैक्टर्स बनेंगे, y प्लस 3 और y माइनस 2। तो y इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू 2, ये आपके दो आंसर्स आ रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं मेक t द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। तो t को सब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को यहाँ मूव करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बनेगा 2p माइनस p टाइम्स t इज इक्वल टू 4t प्लस 1। अब हम 1 को इस तरफ मूव कर देते हैं और t वाली टर्म्स को एक जगह जमा कर देते हैं। यहाँ से अब हम कॉमन कर लेंगे t को, तो 4 प्लस p। तो इस तरह जब t सब्जेक्ट बनेगा तो आपके पास 2p माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस p आ जाएगा। ये t को हमने सब्जेक्ट बना दिया। लास्ट पार्ट है सिंप्लीफाई फुली। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे मैक्सिमम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। न्यूमरेटर में हम मिडिल टर्म ब्रेक कर देते हैं, 3 8 24 है, तो 12 और 2 से मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी। डिनोमिनेटर में हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, यानी x और 4 का स्क्वायर। तो आपके पास न्यूमरेटर में से 3x कॉमन तो x माइनस 4, -2 कॉमन तो x माइनस 4, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4, ये डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बन गए। तो आपके पास आ गया x माइनस 4 इंटू 3x माइनस 2, और डिनोमिनेटर में भी अब देखें जो कॉमन है ना, एक जैसा फैक्टर है दोनों में, वो कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिलेशन के बाद आपके पास यहाँ बचेगा 3x माइनस 2 और डिनोमिनेटर में x प्लस 4। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। फिगर आप देख रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चंस में हम यही करते हैं कि मैक्सिमम जितनी चीज़ें फाइंड आउट पहले कर सकते हैं वो हम कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ABCD and E are points on the circumference of the circle center O. AC is a diameter and AC is parallel to ED. पैरेलल होने के लिए एरो का साइन दोनों पे लगा हुआ है। अच्छा, AC and BE intersect at F. AC and BE ठीक है, F इंटरसेक्ट कर रहे हैं। BAC 52 है और CBE 68 है, जैसे कि आप देख सकते हैं। फाइंड ACB, ACB फाइंड करना है, AEF फाइंड करना है, CDE फाइंड करना है, BCD फाइंड करना है, यानी बहुत सारे एंगल्स फाइंड करना है। तो अगर हम इस फिगर को देख के वर्किंग शुरू करें तो सबसे पहले आप कौन सा एंगल बता सकते हैं? जी, बी पे बनने वाला जो एंगल होगा टोटल, वो कितना होगा? 90 होगा, क्योंकि ए सी डायमीटर ऑफ द सर्कल है। डायमीटर ऑफ द सर्कल जब भी सेंटर पे सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे एंगल बनाएगा तो वो परपेंडिकुलर होगा। अब उसका एक पार्ट 68 है, तो जाहिर है कि ये वाला पार्ट कितना होगा? ये 22 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हमें सबसे पहले पता चल गया, ये 22 होगा। अच्छा, अब ये बताएं कि 90 और 52 इन दोनों को मिलाकर ये वाला एंगल कितना बना? 90 और 52 142 हो गया। 142 का मतलब है कि ये वाला एंगल आपके पास कितना हो गया? 38 हो गया। ठीक है, अब 68 और 38 को मिला के अगर हम ये वाला एंगल बताना चाहें तो ये हो जाएगा 106। 106 का मतलब है कि ये एंगल 74 होगा। ठीक है, और 74 का सप्लीमेंट्री एंगल भी हम बता सकते हैं। ये वाला जो एंगल है ये आपके पास आ जाएगा 106। ठीक है, अच्छा 106 से अभी हम दो एंगल्स मजीद बता सकते हैं। 74 का
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये भी 74 होगा। 106 से ये वाला एंगल भी कितना होगा? 106 ही होगा। ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब हमें ए सी बी फाइन करना था, हम फाइन कर चुके हैं। कितना आया वो? 38 आया। अच्छा, उसके बाद हमें सेकंड फाइन करना था ए ई एफ। ए ई एफ, जी, ये वाला एंगल हमें फाइन करना है, ए ई एफ। तो ए ई एफ का जो एंगल होगा ये कितना होगा? 106 होगा। नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग तो ये वाला बनेगा ना, यानी ये वाला इसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा, तो ये वाला होगा 74। ठीक है, 74 का ये एंगल हो गया। और इसके साथ अच्छा, क्वाड्रिलेटरल ए ई एफ का एंगल होगा, जी, ए ई एफ हम इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं कि 106 हो गया। कैसे? पर एफ के साथ भी ऑल्टरनेट एफ का इस तरफ ऑल्टरनेट नहीं बनेगा। एफ का ऑल्टरनेट बनाने के लिए ना हमें इस लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये अब बनेगा वो ऑल्टरनेट एंगल। उसका सप्लीमेंट्री 74 बन रहा था, वो हम बना चुके हैं। क्यों भाई? वहां से उठा लो एक्सटेंशन, कोई यूज कर रहा है तो फिर हाँ, जैसे मर्जी कर लो आप एक्सटेंशन। होता है आप दो एंगल्स अगर एक ही पॉइंट से बन रहे हो, जैसे बी ए से ना सी भी बन रहा है और बी ए से ई भी बन रहा है, बी ए से सी भी बन रहा है, वेरी गुड, माशाल्लाह। तो ये हो गया 38 का एंगल। फजल भाई, आप छा गए, यकीन करें आप। और इसकी रीजन हम क्या लिखेंगे? इसको हम कहते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। यानी मैं इतना खुश हुआ कि मैं रिकॉर्डिंग में भी वो अवॉइड नहीं कर सका, बाद में बैठ के मुझे इसको एडिट करना पड़ेगा, तो ना ये पब्लिक नहीं हो सकते कमेंट्स। फाइंड सी डी ई, मैं सब बताऊंगा। अभी देखें, अभी चल रही है रिकॉर्डिंग, अभी आप थोड़े जज्बात को काबू में रखें। ठीक है, सी डी ई, सी डी ई का एंगल कितना होगा? देखें, ई और सी से एक एंगल 68 का बन रहा है, और ई और सी से ही दूसरा एंगल यहाँ पे बन रहा है। अब ये जो इस तरह एंगल्स बनते हैं ना, इनका सम 180 आता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं एंगल्स इन ऑपोजिट सेगमेंट। तो आपके पास 2 और ये, तो ये बन जाएगा 112। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये 112 है। बाकी रीज़न इन्होंने नहीं पूछी, वरना हम रीज़न बता देते कि इन दोनों का जो सम है ना वो 180 होगा। फाइनली हमें बी सी डी बताना है, और बी सी डी जो है जी,
बी और डी से एक एंगल 74 बन रहा है और बी और डी से इसके बिल्कुल ऑपोजिट सेगमेंट में ये पूरा एंगल बन रहा है। तो ये जो पूरा एंगल होगा ये 106 का होगा। 106 में से हम 38 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें, नहीं सॉरी, बी सी डी हमें कंप्लीट एंगल चाहिए ना, है ना। तो बस ये जो इसके ऑपोजिट सेगमेंट में, जी, तो बी डी से एक एंगल ई पे बना 74, बी डी से एक और एंगल सी पे बन रहा है और वो 106 का होगा। तो ये हमारा बी सी डी के लिए आंसर हो जाएगा। और बी सी डी जो है, बी सी डी प्लस यहाँ है बी ई डी, इसको हम शो कर देंगे कि इनका सम 180 होना चाहिए और रीज़न हम बता देंगे कि ये है एंगल्स इन ऑपोजिट सेगमेंट। ठीक है, ये आपका एक और आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं वर्क आउट द साइज ऑफ द लार्जेस्ट एंगल इन द पेंटागन। ठीक है, लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा वो अभी हम फाइंड कर लेते हैं। पेंटागन है तो इसका मतलब है इसकी 5 साइड्स हैं, 5 साइड्स हैं, तो फिर हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि n-2 टाइम्स 180 डिग्री होता है, जिसमें n नंबर ऑफ साइड्स होती हैं। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के लिए हम x, 2x, 2x, 124 और 3x को यूज करेंगे। नंबर ऑफ साइड्स 5 है तो 5 - 2 टाइम्स 180 डिग्री, ये रिलेशन बन जाएगा। तो आपके पास 8x इज इक्वल टू 3 टाइम्स 180 माइनस 124। तो 183 ज़ा 540 होगा। 540 में से हम 124 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 416 डिवाइडेड बाय 8। तो x का आंसर आपके पास आ जाएगा 52। अच्छा, जो लार्जेस्ट एंगल अब बनेगा ना इस लिहाज से, वो ये 3x वाला बनेगा, क्योंकि 3x का मतलब होगा कि आपके पास 156 का एंगल बन रहा है। तो आप आंसर में यहाँ पर 56 डिग्री लिख देंगे, ये इस पार्ट का आंसर। तो पार्ट सी में कह रहे हैं द एंगल्स इन द क्वाड्रिलेटरल आर गिवन करेक्ट टू द नियरेस्ट डिग्री, फाइंड द लोअर बाउंड फॉर द वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू फाइंड करनी है लोअर बाउंड में। तो y की वैल्यू लीस्ट आए या कम आए, लोअर बाउंड के हिसाब से आए, उसके लिए हम ये करेंगे कि इन एंगल्स का अपर बाउंड ले लेंगे, इनको हम लार्ज कर देंगे ताकि जो रिमेनिंग y का एंगल हो ना वो स्मॉलेस्ट आ जाए। तो चूंकि नियरेस्ट डिग्री पर हैं तो 1 डिग्री को हम सबसे पहले ये करते हैं 2 से डिवाइड करके हाफ कर लेते हैं, 0.5 डिग्री। अपर बाउंड बनाने के लिए हम 0.5 इन एंगल्स में ऐड कर देते हैं, 57.5, 131.5, 65.5, ये 3 आपके अपर बाउंड्स बन गए एंगल्स के। अच्छा, अब क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स होते हैं ना उनका सम 360 आता है, और अगर हम बाय फॉर्मूला देखना चाहें तो हम लिखेंगे कि n-2 यानी 4 - 2 टाइम्स 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू, इन तीनों एंगल्स को सम करके वहां भेज के हम सब्ट्रैक्ट करा लेंगे, 254.5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपके पास y का आंसर आ जाएगा 105.5। ये y के एंगल की वैल्यू है और ये इसका लोअर बाउंड है, क्योंकि हमने बाकी एंगल्स का अपर बाउंड कंसिडर किया है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि द पॉइंट्स 4, -3 and 0, 5 lie on the line L. Find the equation of line L.
अगर हम इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करना चाहें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें c तो पहले से बता दिया गया है y इंटरसेप्ट वो 5 है। y इंटरसेप्ट उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होता है जहाँ कोई लाइन y एक्सिस को कट करती है, और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है जो y एक्सिस पे लाई करता है। अब हमें इसका ग्रेडियंट चाहिए, और ग्रेडियंट उसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस वाई वन x2 माइनस x1, तो आपके पास यहाँ पर 8 अपॉन माइनस 4 आ जाएगा, जिससे आपका ग्रेडियंट -2 बन जाएगा। तो जो लाइन की इक्वेशन बनेगी वो y इज इक्वल टू -2x प्लस 5 हो जाएगी। ठीक है, ये आपने इस लाइन की इक्वेशन फॉर्म कर ली जो आपसे रिक्वायर्ड थी। इसके बाद कह रहे हैं द लाइन m इज पैरेलल टू लाइन l। अच्छा, अगर कोई दो लाइंस आपस में पैरेलल हों तो उनके ग्रेडियंट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो इसका मतलब है कि लाइन m का ग्रेडियंट भी -2 होगा। दूसरी बात, एंड इट पासेस थ्रू दिस पॉइंट। अब एक पॉइंट हमें गिवन है जिसमें से वो लाइन पास हो रही है। अगर हम ये वाली फॉर्म यूज करें y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स x माइनस x1, तो हम इसमें लिखेंगे y माइनस थ्री इज इक्वल टू -2 टाइम्स x माइनस -2। इससे आपके पास y माइनस थ्री और -2x -4 बन जाएगा। और अगर हम -3 को दूसरी साइड पे मूव कर दें तो आपके पास लाइन की इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू -2x -1। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं द टेबल बिलो शोज सम वैल्यूज ऑफ x एंड कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y फॉर y इज इक्वल टू x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3। तो x की वैल्यू 0.5 से 6 तक हमें गिवन, 6 पे y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 6 पुट करेंगे तो 6 माइनस 3 3, 3 में 1/2 प्लस कर देंगे तो 3.5 इसका आंसर आ जाएगा। कंप्लीट द टेबल, वो हमने कर लिया। उसके बाद कह रहे हैं कि यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस, ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस फॉर 0 to 7 and vertical axis 0 to 4। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, x की वैल्यू 0.5 से लेकर 6 तक। ये अब हमें स्केल भी इस पे बनाना है और फिर ड्राइंग भी करनी है। अच्छा देखें, अब हमें सबसे पहले स्केल रखना है 2 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट्स बोथ एक्सिस। हॉरिजॉन्टल हमें एक्सिस 0 से 7 तक ड्रॉ करना है और वर्टिकल एक्सिस 0 से 4 तक करना है। तो हमें नेगेटिव साइड पे ना दोनों एक्सिस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर भी अगर मैं इसका एक्सिस यूँ ड्रॉ करूँ कि मैं इस लाइन को वर्टिकल लाइन बना लेता हूँ। ठीक है, ये हमारी वर्टिकल लाइन हो गई और यहाँ पे हम अपना हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना लेते हैं। ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया। अच्छा, अब इसको हम कह देते हैं एक्स एक्सिस, 2 सेंटीमीटर्स टू 1 यूनिट। तो 6, ये तो 6 बनेंगे ना, फिर 7 के लिए हमें पूरा लेना चाहिए था। ठीक है, वाई एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा।
ये y एक्सिस हो जाएगा और इसी के अगेंस्ट में हम x एक्सिस भी यहीं पे बना लेते हैं। ये x एक्सिस हो गया। अच्छा, अब नंबरिंग कर लेते हैं। तो ये 0 हो गया। यहाँ पर हमें 1 लेना पड़ेगा। 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 हो गया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह का एक्सेस हमें चाहिए यहाँ पर। 1, 2, 3, 4 और ये 5 हो जाएगा। ये आपका y एक्सेस हो गया। सही है। अच्छा, अब आपने पॉइंट्स बताने हैं। पॉइंट्स ऐसा करें, कोई एक ना इसका स्क्रीनशॉट कर लें और फिर देख के बताते जाएं। स्क्रीनशॉट कर लें। कर लिया। चले, अब आप मुझे पॉइंट बताएं। पहला पॉइंट है 0.5 पे 3.5। तो एक मिनट, इसको सेव कर लेता हूँ। जीरो पॉइंट फाइव पे 3.5। 2 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट का मतलब है कि आप यानी 2 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट रखें। अब अगर हम 2 सेंटीमीटर बनाते हैं ना दो बॉक्सेस को और फिर 1 वहां लिखते हैं तो वो 7 पूरे नहीं आ सकेंगे। तो यूं समझें कि ये 2 सेंटीमीटर हो गया, इस पे आपने 1 यूनिट बना लिया। ये एक जो बड़ा बॉक्स है ना, इसको हम 2 सेंटीमीटर समझ रहे हैं। अच्छा, 0.5 पे 3.5 है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ये आपका पहला पॉइंट 0.5, 3.5। सेकेंड पॉइंट 1, 1। ये आ गया आपका 1, 1 जी। फिर 1.5 और 0.5। फिर उसके बाद 2 और 0.5। 0.5 है 2 पे भी। ठीक है। फिर 3 पे 1। फिर 4 पे 1.7। ठीक है, उसके बाद 5 पे 2.6। फिर 6 पे 3.5 अगेन। बस, इसके अलावा तो पॉइंट्स नहीं है ना। अच्छा, अब देखें जो कर्व बनेगा ना यहाँ पर, स्मूथ हैंड कर्व, वो इस तरह बनेगा। आपके पास यहाँ से ये लाइन स्टार्ट होगी, यहाँ से टर्निंग आएगी, इस तरह से ना स्मूथ हैंड कर्व बन जाएगा आपका। देखिए नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट 1, 1। तो ये हमने कर्व ड्रॉ किया था, उसके बाद उसके ऊपर 1, 1 पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया। उस टेंजेंट के 2 पॉइंट्स लेके हमने ग्रेडियंट निकाला। तो ये आंसर आ रहा है। और मार्क्स स्कीम के मुताबिक 1.6 से -1.6 से -2.4 की रेंज में आंसर करेक्ट होंगे। तो ये उस लिहाज से करेक्ट आंसर है। अच्छा, इसके लास्ट पार्ट में अब ये कह रहे हैं कि यूज योर ग्राफ टू सॉल्व दिस इक्वेशन। ग्राफ में हमें जो इक्वेशन गिवन है वो तो है x + 3/x - 5। ठीक है, अब इस इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी? अगर हम y को 2 पुट कर देते हैं
तो आपके पास यहाँ 2 आ जाएगा, 3 को आप इस तरफ मूव करेंगे, आके ऐड हो जाएगा, तो आपके पास x प्लस 3/x इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब ये बनाने के लिए आपने क्या किया, y को क्या पुट किया, 2 पुट किया। y इज इक्वल टू 2 का मतलब होगा कि हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे होंगे जो कि y इज इक्वल टू 2 पे ड्रॉ हो जाएगी। तो y इज इक्वल टू 2 पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये y इज इक्वल टू 2 की लाइन है। अब हमें देखना है कि ये लाइन और कर्व कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसका x कोऑर्डिनेट हमें चाहिए होगा। तो जैसे एक पॉइंट ये है इनके इंटरसेक्शन का, इसको हम लाके x एक्सिस से मैच कर देते हैं। तो ये मैच कर रहा है तकरीबन 0.75 और 8 के दरमियान किसी जगह पे, तो तकरीबन 0.78 लग रहा है। अच्छा, इसी तरह से ये जो सेकंड पॉइंट है इसको भी हम x एक्सिस से मैच कर देते हैं। तो ये कर रहा है 4.123 और 4.35 पर। तो इस तरह आपके पास दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं, 0.78 और 4.35। ये इसके आंसर्स होंगे, ग्राफिकल मेथड से हमने इसको सॉल्व किया। जी, क्वेश्चन 8 में हमें शुरू में 4 फॉर्मूले दिए, वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया कोन के लिए और स्फेयर के लिए कैसे फाइंड किया जाता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको ये डायग्राम गिवन है, इसमें आप देख सकते हैं कि एक कोन बनी हुई है और कोन असल में एक हेमिस्फेयर और फिर उसके ऊपर एक कोनिकल स्ट्रक्चर होता है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है। The diagram shows solid A, which is made from a hemisphere joined to a cone of equal radius. The hemisphere and the cone each have a radius of 6 centimeters. वो हमें फिगर में भी नजर आ रहा है। The total height of the solid is 18. तो इसमें हेमिस्फेयर के लिए 6 का रेडियस और ऊपर वाली हाइट 12 हो जाएगी। Show that the slant height x of the cone is 13.4 centimeter, correct to 1 decimal place. इसके लिए हमें इस फिगर में क्या यूज करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होगा। ये वाली साइड हम 6 ले लेंगे और ये वाली जो हाइट है ये कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अब 12 और 6 को यूज करके हम ये स्लांट हाइट फाइंड कर लेंगे। तो 144 प्लस 36 180 आंसर आ जाएगा। इसका हम स्क्वायर रूट कर लेंगे, तो स्क्वायर रूट से आपके पास आंसर 13.4 सेंटीमीटर आ जाएगा अप टू 1 डेसिमल प्लेस। पार्ट बी में कह रहे हैं कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ए। सॉलिड ए में आपके पास दो तरह के सरफेस एरियाज इन्वॉल्व होंगे, एक होगा हेमिस्फेयर का और एक वो जो ऊपर वाला है ना कोन वाला हिस्सा है उसका होगा। अच्छा, अब देखें सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर, उसके लिए जो स्फेयर वाला फॉर्मूला है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 1/2 से, ताकि वो हाफ हो जाए। और कोन का जो सरफेस एरिया है वो हम एज इट इज पाई आर एल रखेंगे। अब इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें तो 1/2 टाइम्स 4 इंटू 3.142 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस 6 स्क्वायर प्लस 3.142 रेडियस अगेन 6 और स्लांट हाइट यहाँ पर थी 13.4 जो अभी हमने फाइंड की थी। इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो हमें टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा।
तो 478.84 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसके टोटल सरफेस एरिया का आंसर आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट कह रहे हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ए। वॉल्यूम के लिए भी हम यही करेंगे कि दो पार्ट्स में इसमें वर्किंग करेंगे। तो एक हमें वॉल्यूम चाहिए होगा हेमिस्फेयर का और एक वॉल्यूम ऑफ द कोन चाहिए होगा। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 टाइम्स पाई आर स्क्वायर एच होगा। एच इसमें वर्टिकल हाइट है, और प्लस उसमें 1/2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर को हम यूज कर लेंगे पाई आर क्यूब। अच्छा, अब देखें यहाँ से हम 1/3 पाई को कॉमन कर सकते हैं, आर स्क्वायर भी कॉमन आ सकता है, वो हम कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ बचेगा एच प्लस 2 टाइम्स आर। ठीक है, तो अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 1/3 इंटू 3.142 इंटू 6 स्क्वायर, और h का मतलब हो गया 12 प्लस 2 टाइम्स 6। इससे आपके पास वॉल्यूम ऑफ द ये जो फिगर है ये आ जाएगी। तो 904.85 सेंटीमीटर क्यूब ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि सॉलिड ए इज वन ऑफ अ सेट ऑफ 3 ज्योमेट्रिकली सिमिलर सॉलिड्स। तो सिमिलैरिटी है। सॉलिड ए हमें पूरी डिटेल के साथ गिवन है, इसके अलावा दो सॉलिड्स और हैं बी और सी जो डिफरेंट होंगे, लेकिन उसकी रेशो हमें गिवन है। द रेशो ऑफ द हाइट्स ऑफ सॉलिड ए इज टू सॉलिड बी इज टू सॉलिड सी इज 2:6:1। आपको करना क्या है, आपको सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड बी कैलकुलेट करना है। तो अगर हम इनकी रेशो लिखें, ठीक है, या 1:2 के बजाय अगर मैं इसको यूं लिख दूं कि एरिया ऑफ सॉलिड बी इज टू एरिया ऑफ सॉलिड ए इज, अगर मैं इनकी हाइट्स की रेशो लिखूं तो वो 6:2 बनेगी, और हमें उसको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। एरिया के लिए हमें साइड्स को स्क्वायर करना पड़ता है। तो एरिया ऑफ सॉलिड बी हमें फाइंड करना है। यहाँ 3 का स्क्वायर हमें मिल जाएगा 9, और 9 के साथ हम सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड ए वो पुट कर देंगे। वो आ रहा था 478.84। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी 4309.56। ये आंसर आ रहा है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड बी के लिए। अच्छा, इस आंसर को जब हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लाएंगे तो 4309.6 होगा, और 6 को फिर ड्रॉप करेंगे तो प्रीवियस में 1 ऐड हो जाएगा, तो वो 09 से 10 हो जाएगा। तो 4310 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स करेक्ट है। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सी करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखें, वॉल्यूम ऑफ सी फाइंड करने के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ ए पता है, ठीक है, और इनकी जो कॉरिस्पॉन्डिंग लेंथ्स हैं उसमें रेशो है 1 और 2 का। तो हम 1/2 करके इसको क्यूब कर देंगे। तो इसका मतलब होगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सी इज इक्वल टू 1/8 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ ए, और वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया था, वो आ रहा था 904.85। यहाँ से अब हमें वॉल्यूम ऑफ फिगर सी मिल जाएगा। तो 113.125 आ गया। इसको अब हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लाना है। पहले 5 ड्रॉप होगा, फिर 2 ड्रॉप होगा, और आखिर में 1 को भी ड्रॉप कर देंगे, तो 113 सेंटीमीटर क्यूब अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं अ पंप टेक्स 12 मिनट्स टू ऐड 3000 लीटर्स ऑफ वाटर टू अ पॉन्ड। देखें, हमें दो चीज़ें यहाँ पर गिवन है। एक तो हमें ये बताया गया है कि एक पंप को ना एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड करने में कितना टाइम लग रहा है। तो हमें एक तो इन्होंने वॉल्यूम बता दिया है, नंबर ऑफ लीटर्स जिसको हम कहेंगे, और वॉल्यूम के साथ इन्होंने हमें टाइम बता दिया है। अगर हम इसका रेट ऑफ फिलिंग निकालना चाहें कि ये किस रेट पे पॉन्ड को फिल कर रहा है, तो रेट के लिए हम रिलेशन क्या बनाएंगे कि ये होगा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है। अच्छा, अगर हम इससे इसका रेट निकालना चाहें तो 3000 लीटर्स 12 मिनट्स में ये ऐड कर रहा है, तो यहाँ से इसका जो रेट आएगा वो आएगा 250। इसका रेट आ जाएगा 250 लीटर्स पर मिनट। ठीक है, इस रेट से ये पंप काम कर रहा है। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग यानी टाइम के बारे में पूछ रहे हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक द सेम पंप जो सेम रेट से वर्किंग करेगा टू ऐड 1750 लीटर्स ऑफ वाटर टू अ पॉन्ड। अच्छा, अब हम जो रिलेशन यूज करेंगे वो इस तरह होगा कि रेट इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, जिसका मतलब है कि टाइम विल बी इक्वल टू वॉल्यूम टू बी फिल्ड डिवाइडेड बाय द रेट एट विच इट इज फिल्ड। तो वॉल्यूम अब जो हमें फिल करना है वो 1750 लीटर्स है, और किस रेट पे फिल करेगा, चूंकि सेम पंप है तो वो 250 के रेट पे ही उसको फिल करेगा। तो आपके पास इसका आंसर 7 मिनट्स आ जाएगा। तो 7 मिनट्स उसको लगेंगे इस वॉल्यूम को फिल करने में। अच्छा, पार्ट बी में कह रहे हैं अ टैंक होल्ड्स 2500 liters of oil. A small pump can add oil to the tank at a rate of x liters per minute. तो एक स्मॉल पंप है जिसका रेट हमें गिवन है x लीटर्स पर मिनट का। ठीक है। A large pump can add oil to the tank at a rate of x plus 20 liters per minute. तो इसका रेट ज्यादा है। Write down an expression in terms of x for the number of minutes. नंबर ऑफ मिनट्स का मतलब हो गया हमें क्या फाइंड करना है, टाइम। ठीक है, टाइम के लिए एक्सप्रेशन बनाना है। द स्मॉल पंप टेक्स टू फिल द एम्प्टी टैंक। अब देखें टाइम किस तरह आता है आपके पास, टाइम इज इक्वल टू वॉल्यूम। इस टैंक का वॉल्यूम कितना है 2500 लीटर्स डिवाइडेड बाय द रेट। स्मॉल पंप के लिए रेट कितना है x, तो आपके पास टाइम का एक्सप्रेशन बनेगा दिस वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द रेट एट विच द स्मॉल पंप फिल्स द टैंक। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं इट टेक्स 15 मिनट्स लॉन्गर टू फिल द एम्प्टी टैंक यूजिंग द स्मॉल पंप देन इट टेक्स विद द लार्ज पंप। Form an equation in x, show that it simplifies to this form. अच्छा, ज्यादा टाइम हमें लगेगा स्मॉल पंप से जब हम टैंक को फिल करेंगे। तो स्मॉल पंप से जब हम फिल कर रहे हैं तो टाइम का एक्सप्रेशन ये आ रहा था। ठीक है, जब हम लार्ज पंप से फिल करेंगे तो एक्सप्रेशन 2500 x प्लस 20 आ जाएगा, क्योंकि वो x प्लस 20 लीटर्स पर मिनट के हिसाब से फिलिंग करता है। जब हम इनके टाइम का डिफरेंस निकालेंगे तो आपके पास कितने मिनट्स का डिफरेंस आ जाएगा 15 का। ठीक है। अच्छा, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करके खास फॉर्म में लेकर आना है। तो सबसे पहले हम एलसीएम कर लेते हैं। तो 2500 टाइम्स x प्लस 20 माइनस 2500 टाइम्स x इज इक्वल टू 15।
तो आपके पास आ जाएगा 2500x प्लस 5000 50,000 माइनस 2500x इज इक्वल टू 15x टाइम्स x प्लस 20। 2500x से माइनस 2500x कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपके पास 50,000 डिवाइड हो सकता है 15 से भी हो सकता है, और ऐसे भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई पहले कर लें उसके बाद मल्टीप्लाई कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो 5 3 5 से करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। तो आपके पास 10,000 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 60x और ये 10,000 बचेगा। इसको बस अब हमने दूसरी साइड पे मूव करना है, तो जो रिक्वायर्ड फॉर्म है वो हमें मिल जाएगी। ये आपको प्रूफ करना था, तो ये आपने लिखा और नीचे आपने शो कर दिया हेंस प्रूफ। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। गिव ईच आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेते हैं। माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इंटू सी डिवाइडेड बाय 2a। b का मतलब 60 दोनों जगह आ जाएगा, a का मतलब 3 और c का मतलब होगा माइनस 10,000। माइनस 10,000 आ गया। तो इस तरह हमने वैल्यूज पुट कर दी। माइनस 60 प्लस माइनस 3600 प्लस 120,000 डिवाइडेड बाय 6। तो ये बन गया माइनस 60 प्लस माइनस 3600 को ऐड कर देंगे तो 123600 डिवाइडेड बाय 6। अच्छा, इसके बाद इसका जो आंसर आएगा रूट का वो हमें मिल जाएगा। रूट अप्लाई कर देते हैं 351.568, उसको हम 57 कर देंगे डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। अच्छा, अब एक तो हम वैल्यू निकालेंगे जब दोनों नेगेटिव्स को ऐड कर देंगे, और एक आंसर हमें मिलेगा जब हम फर्स्ट जो नेगेटिव है उसमें सेकंड पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करेंगे। तो नेगेटिव्स को ऐड करके हमें मिलेगा 411.57 डिवाइडेड बाय 6, और ये हो जाएगा पॉजिटिव में 290.57 डिवाइडेड बाय 6। तो नेगेटिव आंसर आएगा हमारे पास 68.59। 9 से अगला डिजिट क्या है? 5 है, सही है। और पॉजिटिव में आएगा 48.59। ये इसके दो आंसर्स आ रहे हैं एक्स के इस इक्वेशन को सॉल्व करके। लास्ट पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ टाइम द लार्ज पंप टेक्स टू फिल द एम्प्टी टैंक। गिव योर आंसर इन मिनट्स एंड सेकंड्स, करेक्ट टू द नियरेस्ट सेकंड। तो हमें टाइम के लिए ये करना होगा कि जो वॉल्यूम था 2500 का उसको रेट से डिवाइड कर देंगे, और रेट में x की वैल्यू 48.59 हमारे लिए एक्सेप्टेबल होगी, प्लस उसमें 20 हो जाएगा क्योंकि लार्ज पाइप है। तो इसको डिवाइड करके आपके पास आंसर आ जाएगा 36.448। तो उसको मैं 0.45 कर दूंगा, और ये आंसर आपके पास आ रहा है मिनट्स के अंदर। अच्छा, अब अगर इसको मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो 36 मिनट्स हो जाएंगे, और 0.45 यानी 45 को हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा
हाँ मल्टीप्लाइड बाय 60 करेंगे तो 27 सेकेंड्स आ जाएगा। तो यहाँ पर सेकेंड्स में 27 आ जाएगा। और उसका तरीका ये है कि हम 0.45 को 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, 36 और यहाँ 27। तो इस तरह ये आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कि ट्राइंगल ए इज शोन ऑन द ग्रिड। ग्रिड पे हमें ट्राइंगल ए नजर आ रही है। ट्राइंगल ए इज मैप्ड onto triangle B by a rotation of 180 degrees about point 2 minus 1. Draw and label triangle B on the grid. अच्छा देखें 2 minus 1 का जो पॉइंट है वो ये रहा 2 minus 1। इसके अराउंड हमें 180 डिग्रीज को रोटेट करना है। अब रोटेशन हम क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉकवाइज करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आसान तरीका ये कि आप किसी भी एक वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल को इस पॉइंट से मैच कर लें। अगर मैं इसको यूं रोटेट करवाता हूँ इस तरह 180 डिग्री, तो रोटेट होने के बाद ये जो लाइन है ये यहाँ पर आ चुकी होगी। सिंस इसका वर्टेक्स से डिस्टेंस 2 यूनिट्स था तो ये नीचे भी 2 यूनिट्स तक आएगी। और जो वर्टेक्स हमने ज्वाइन किया था वो यहाँ पर आ चुका होगा। अच्छा जब वो ये रोटेट होकर यहाँ आएगा तो ट्राइंगल जो है ना वो इस तरह बनेगी। यहाँ पर एक बॉक्स होगा, यहाँ पे 2 यूनिट्स का डिस्टेंस होगा और इन दोनों को हम डायगनली आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो ये वाली जो अब ट्राइंगल बनी है ये रोटेशन के बाद ट्राइंगल बी हमारे पास बन गई है। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑनटू ट्राइंगल सी बाय द ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड बाय दिस मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स कौन सा है? ये एनलार्जमेंट का मैट्रिक्स है। और फिगर कितने टाइम्स एनलार्ज हो जाएगी? 3 टाइम्स एनलार्ज हो जाएगी। ड्रॉ एंड लेबल ट्राइंगल सी ऑन द ग्रिड। देखें ट्राइंगल के अंदर एक वर्टेक्स 1 1 है। जब आप इसको उस एनलार्जमेंट से ट्रांसफॉर्म करेंगे ना तो ये 1 1 का पॉइंट चूंकि 3 वहां पे एनलार्जमेंट फैक्टर है तो ये 3 3 पर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा इसके बाद एक और वर्टेक्स है 2 1। 2 1 वाला 6 2 पे चला जाएगा। 2 1 सॉरी 6 2 नहीं 6 3 पर चला जाएगा। तो ये आ गया आपका पॉइंट 6 3। यानी जो वर्टेक्स 1 1 था वो 3 टाइम्स एनलार्ज होके 3 3 पर चला जाएगा। जो वर्टेक्स आपके पास 2 1 है वो 6 3 पर चला जाएगा। हर नंबर को आप बस 3 से मल्टीप्लाई करें। और जो थर्ड वाला वर्टेक्स है वो 1,3 है तो वो 3,9 पे चला जाएगा। 3 3 9 तो 3,9 ये आ गया पॉइंट। अब बस सिंपली हम ये करेंगे कि इन तीनों को आपस में ज्वाइन करा देंगे। इससे अब जो आपकी ट्राइंगल बन रही है ये ट्राइंगल सी है जो कि बिल्कुल ट्राइंगल ए जैसी है, बस 3 टाइम्स एनलार्ज हो चुकी है। अच्छा नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि राइट डाउन द मैट्रिक्स दैट रिप्रेजेंट्स द ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल सी ऑन टू ट्राइंगल ए। यानी अभी जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन की थी ना ए से सी की तरफ जाने के लिए, ये उसकी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका ऑपोजिट है। जब हम ए से सी पर जा रहे थे तो हमने ये मैट्रिक्स था जो यूज किया था। जब हम सी से वापस ए पर आएंगे तो क्या कर रहे होंगे? हम सेम मैट्रिक्स यूज करेंगे, बस इसमें जो एनलार्जमेंट का नंबर था ना वो पहले उसको 3 टाइम्स कर रहा था। अब जब हम उसको 1/3 करेंगे तो वो उसको 3 टाइम्स डिवाइड करके रिड्यूस कर देगा। ठीक है। और देखें आप जब सी में स्टार्ट करेंगे तो एक पॉइंट होगा 3 3। आप इन दोनों को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोबारा क्या बन जाएगा? 1 1। और इसी तरह बाकी 2 पॉइंट्स में भी यही ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ट्राइंगल सी वाले वर्टिसेस दोबारा से ट्रांसफॉर्म होकर ट्राइंगल ए पर आ जाएंगे। तो ये वाला मैट्रिक्स है जो हमारा आंसर होगा, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सी ऑन टू ए।
नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल सी ऑन टू ट्राइंगल बी। अब ये सी और बी को आपस में रिलेट कर रहे हैं और हमें एक सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है जो कि सी को बी के साथ रिलेट कर दे। अच्छा देखें, इस एनलार्जमेंट को वर्कआउट करने के लिए ना हम ये करते हैं कि हम इनके जो वर्टिसेस है ना रेलेवेंट या कॉरेस्पॉन्डेंस वाले वर्टिसेस, उनको हम आपस में ज्वाइन करा देते हैं। तो ये जो दो वर्टिसेस हैं ये आपस में रेलेवेंट है, ये इसी तरह ज्वाइन होंगे और वो वर्टेक्स जो इनके बिल्कुल वर्टिकली अबव है वो भी इसी लाइन पे आपस में ज्वाइन हो रहे होंगे। इस एक लाइन के जरिए से समझे हमने दो वर्टिसेस को ज्वाइन कर दिया। अब हम इस वर्टेक्स को ज्वाइन कर देते हैं, ये वाला इसके कॉरिस्पॉन्डिंग है तो ये इस तरह से यहाँ पर आपस में ज्वाइन हो गया। अच्छा, ये करने के बाद अब देखें कि ये लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये है 3, -1.5, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। जहां दो फिगर्स की कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को मिलाने से आपस में जो लाइंस मैच करती हैं वो आपका सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट कहलाता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि एनलार्जमेंट कितनी हो रही है, तो उसके लिए आप किसी भी एक लाइन को चेक कर लें। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर अगर मैं इस वर्टेक्स तक आऊँ तो कितना डिस्टेंस आपने कवर किया, 1.5, ठीक है। अब मैं इसी पॉइंट से एनलार्ज फिगर में जो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है अगर वहां तक जाता हूँ तो 1.5, फिर 1.5 और एक और 1.5, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसने कवर किया 3 टाइम्स 1.5। लेकिन ये 1.5 सेम डायरेक्शन में नहीं है, ये 1.5 कौन सी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट 3, -1.5 है और ये एनलार्जमेंट हो रही है और एनलार्जमेंट के लिए जो स्केल फैक्टर यहाँ पर यूज हो रहा है वो -3 का है। तो अगर आप 3, -1.5 को सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट बनाएं और -3 के स्केल फैक्टर से इसको एनलार्ज कर दें तो ट्राइंगल बी वापस मैप हो जाएगी किसके ऊपर, ट्राइंगल सी के ऊपर, ठीक है। हमें यही बताना था। डिस्क्राइब फुली नहीं, बल्कि ये इसका ऑपोजिट है, ट्राइंगल सी को ट्राइंगल बी पे मैप करना है ना। तो हाँ, ये स्केल फैक्टर जो है ना ये -3 नहीं होगा बल्कि ये हो जाएगा -1/3, क्योंकि देखें सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से जब हम सी की तरफ जाएंगे तो ये होगा 4.5, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से जब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट की तरफ आएंगे तो वो 1.5 है। अब 4.5 को 1.5 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 से डिवाइड करके, और ऑपोजिट डायरेक्शन में आना है तो आपको नेगेटिव का साइन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है ट्राइंगल सी जिससे ट्राइंगल बी पे मैप होगी। बाकी पॉइंट्स के लिए चेक करेंगे उसके लिए भी सेम आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि द डायग्राम शोज ट्राइंगल पी आर एस, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, पी क्यू इज 6, 3, पी एस इज 8 - 2, फाइंड एस आर। एस आर जो वेक्टर है इसका स्टार्टिंग पॉइंट एस है और एंडिंग पॉइंट आर है। तो हम ये करते हैं कि एस से पहले जाते हैं पी तक और फिर वहां से हम पी से आर तक चले जाते हैं तो हम एस से आर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो एस पी होगा ये पी एस का नेगेटिव होगा, यानी नेगेटिव ऑफ 8 - 2 प्लस पी आर जो होगा ये पी क्यू का क्या होगा, डबल होगा। तो 2 टाइम्स
पी क्यू यानी 63 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा -8 + 2 प्लस इसमें हो रहा होगा 12 और 6। जब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास 4 और 8 आ जाएगा। तो इस तरह इस पार्ट का आंसर 4, 8 बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि T इज द पॉइंट ऑन SR सच दैट ST is to TR is 1:3। तो ST is to TR is equal to 1:3। फाइंड PT। अब हमें देखना है कि मिसाल के तौर पर T हम यहाँ कहीं मार्क कर लेते हैं। P से T का जो वेक्टर बनेगा उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो PT के लिए हमें P से स्टार्ट करना होगा। हम S पे आते हैं, PS प्लस हमें ST चाहिए होगा। ठीक है, तो आपके पास PS का मतलब हो गया 8 - 2 और ST जो होगा ये 1/4 टाइम्स SR होगा। और SR हमने कैलकुलेट किया था 4, 8, 1/3 नहीं होगा। देखें 1:3 का मतलब है, जैसे यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है ना, 1:3 का मतलब है कि आपने इस लेंथ को कितने पार्ट्स में ब्रेक किया, 4 पार्ट्स में। ये वाला पार्ट 1 हो गया, फिर ये 1, 2, 3, तो ये पूरा आपके पास 3 बन जाएगा। जब आप उसके एक पार्ट की बात करेंगे ना तो वो 1/4 होगा, 1/4 होगा। और रेशो का रूल ये है कि जब आपको किसी पार्ट के लिए रेशो चाहिए होती है ना, तो आप डिनोमिनेटर में दोनों रेशो के नंबर्स का सम लिखते हैं। तो आप लिखेंगे 1 + 3 यानी 4। ठीक है, अच्छा अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आ जाएगा 8 - 2 और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1, 2। दोनों को ऐड कर दें तो आपके पास 9 और 0। तो वो जो PT हमें फाइंड करना था उसका आंसर हमारे पास 9, 0 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11, ABCD is a rectangle, opposite sides equal and 90 के एंगल्स हैं। P and Q are points on DC, 2 पॉइंट्स हमें नजर आ रहे हैं। AQ and BP intersect at R. Prove that triangle ARB is similar to triangle QRP. ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपको 2 एंगल्स इक्वल प्रूफ करने हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। रीजन क्या है, ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो QRP ये हो गया, और रीजन हम लिखेंगे कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अच्छा, अब इसके बाद एक एंगल आप कोई और प्रूफ कर लें। फॉर एग्जांपल आप ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में रिलेट कर दें, ये इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। AB और CD पैरेलल होंगे या नहीं होंगे, पैरेलल होंगे। रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती है ना। तो हम लिखेंगे कि एंगल Q से नहीं, सॉरी, इसको हमें करना चाहिए RAB इज इक्वल टू, हम लिखेंगे RQP, और रीजन हम लिखेंगे कि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। और जाहिर है 2 एंगल्स इक्वल प्रूफ हो गए तो थर्ड भी हो जाएगा। तो फिलहाल हम लिख देते हैं कि ट्राइंगल ARB इज सिमिलर टू ट्राइंगल QRP। ठीक है, और कौन सा हमने यहाँ पर थ्योरम यूज किया, एंगल पोस्टुलेट से या थ्योरम से हमने इसको सिमिलर ट्राइंगल प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट पार्ट में आपको दोबारा से फिगर ड्रॉ करके दी है। ये कह रहे हैं इन रेक्टेंगल ABCD, AB is 9, AD is 5।
DAQ 55, CBP 35 and AQ is perpendicular to BP. अच्छा, अब करना क्या है, कैलकुलेट AQ, A से Q तक की लेंथ जो है ना वो हमें फाइंड करनी है। तो इसमें आपको AB की लेंथ गिवन है और AD की लेंथ गिवन है 5। अच्छा, AQ की लेंथ हमें फाइंड करनी है। AQ की लेंथ के लिए फिर हम AR में RQ ऐड कर देंगे, सही है ना, उससे ये हमें मिल सकती है। ओके, तो अच्छा, अगर ये जो 55 का एंगल हमें गिवन है वहां से, या जो 35 का एंगल हमें गिवन है यहाँ से, हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो 90 में से इसे सब्ट्रैक्ट कर दें, ये एंगल आपके पास आ जाएगा 55। 55 का एंगल है, ए बी की साइड आपके पास है, तो आप ऑपोजिट वाली साइड फाइंड कर सकते हैं साइन की रेशो लगाकर। तो साइन 55 इज इक्वल टू AR डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज विच इज 9। तो आपके पास AR इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाय साइन 55। तो यहाँ से हमें AR की लेंथ पता चल जाएगी। अच्छा, AQ की लेंथ फाइंड करने के लिए हम ये करते हैं कि हम ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं ADQ। इस ADQ में यहाँ पे 90 का एंगल है, 55 का एंगल हमें पता है, और साथ साथ हमें AD की लेंथ 5 हमें गिवन है। तो अगर हम यहाँ पर cos की रेशो यूज करें, cos 55 डिग्री इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से हमें डायरेक्ट हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा जो कि 5 डिवाइडेड बाय cos 55 का इक्वल होगा। इसका आंसर आ रहा है 8.717, जिसको हम 8.72 बना लेंगे तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 8.72। ओके, नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि कैलकुलेट AR। AR अब हमें कैलकुलेट करना है, और AR की कैलकुलेशन उसी तरह से होगी जैसे कि हम देख चुके हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ARB। ARB का हमें चाहिए एरिया, तो एरिया के लिए हम क्या करेंगे, वन अपॉन टू बेस इंटू हाइट। हाँ, यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि AR हम फाइंड कर चुके हैं, तो हम लेंथ ऑफ टू साइड्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 9, दूसरी लेंथ क्या थी 7.37 इंटू साइन, साइन का एंगल था 35 है। तो 1/2 शुरू में आ जाएगा और यहाँ से इसका एरिया का आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर 19.03 आ रहा है, जिसको हम 19 सेंटीमीटर स्क्वायर के तौर पे नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि कैलकुलेट द टोटल एरिया शेडेड इन द रेक्टेंगल। तो इस रेक्टेंगल के अंदर जो शेडेड पार्ट है ना, उसका एरिया अब हमें चाहिए। तो ये दो ट्राइंगल्स चूंकि सिमिलर हैं, तो छोटी ट्राइंगल का एरिया हम उससे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ चाहिए होगी।
मसलन अगर हमें आर क्यू की लेंथ मिल जाए या क्यू आर की लेंथ, उसके लिए हम ये करते हैं कि हमने ए क्यू फाइंड किया था, उसमें से हम ए आर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ए क्यू था 8.72, इसमें से 7.37 हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हमें क्यू आर की लेंथ पता चल जाएगी। क्यू आर की लेंथ का आंसर आ रहा है जी, तो इसका आंसर आ रहा है 1.35 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब देखें चूंकि ये सिमिलर ट्राइंगल्स है ना, तो हम यहाँ पे सिमिलर वाला रिलेशन यूज करेंगे। हम कहेंगे कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 का स्क्वायर। अच्छा, हमें ट्राइंगल PQR का एरिया चाहिए, हमने यहाँ पे उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ 1.37 पुट की, AR की वैल्यू हमने 7.37 पुट की, स्क्वायर किया, और इस ट्राइंगल का एरिया 19 आ रहा था, वो 19 हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ से अब हमें A1 यानी छोटी ट्राइंगल का एरिया वो मिल जाएगा। आंसर 6.576, इसको हम 6.58 या 6.6 सेंटीमीटर स्क्वायर बना लेंगे। अच्छा, अब शेडेड एरिया के लिए हमें ये करना होगा कि हम 19 में 6.6 का जो एरिया आ रहा है छोटी ट्राइंगल के लिए, उसको हम ऐड कर देंगे। आपके पास 25.6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये शेडेड एरिया आ जाएगा। एरिया क्या हुआ है? छोटे का गलत आ रहा है, क्या बात कर दी यार आपने। जीरो पॉइंट फातिमा, क्या ये कैसा मजाक किया आपने? 0. अच्छा जी, तो आंसर आ रहा है 0.638, जिसको हम 0.64 बना लेंगे, और फर्दर हम उसको 0.6 तक भी राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो अब हमें फाइनल एरिया कैलकुलेट करने के लिए ये जो शेडेड एरिया आया है छोटी ट्राइंगल का, इसको बड़ी ट्राइंगल के एरिया में ऐड करना होगा। तो हमारे पास आंसर 19.6 ये फाइनल आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे ये पेपर कंप्लीट हो गया।